जी। देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा मानना है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक हो रही थी, इसीलिए 2008 का मुंबई अटैक हो गया, उससे पहले भी कई सारे भारत के ऊपर हमले हो गए, तो हमने भाजपा को वोट क्यों दिया था? भाजपा सत्ता में क्यों आई थी? क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा देगी। अब अगर भाजपा भी कह रही है कि हम भी कांग्रेस की तरह कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दे पा रही थी, हम भी नहीं दे पा रहे हैं, तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा सवाल उठता है कि भाजपा कांग्रेस से भिन्न कैसे हो गई? मैंने भाजपा को वोट क्यों दिया? क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार के गृह मंत्री ने आज मान लिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दम पर जीतने वाली बीजेपी हिंदू सैलानियों का सिक्के सिंदूर की रक्षा नहीं कर सकी। न ही 370 हटाने के बावजूद, विश्व गुरु होने के बावजूद पाकिस्तानियों की घुसपैठ तक वो 3 पाकिस्तानी के घुसपैठ तक वो रोक नहीं पा रही है। तो राष्ट्रवाद के दम पर जीतने वाले दूसरे से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था और 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उन लोगों ने ठीक नहीं किया था, इसीलिए तो इस देश की जनता ने भाजपा को वोट दिया था। तो भाजपा ये कैसे कह सकती है? तो ऐसे ही हो गया कि कोई कोई क्रिकेट मैच में कोई बैट्समैन दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाए, उसके बदले दूसरे को ले, वो 1 रन बनाए, कहे कि उस पहले वाले से तो मैंने अच्छा बनाया था, तो 1 रन बनाने के 0 और 1 में क्या अंतर होता है? आप भी 0 बना रहे हो, वो भी 1 बना रहा है। तो आपको तो सेंचुरी बनाने के लिए लाया गया था ना, सामने वाला 0 बना रहा था, तो आपको सेंचुरी बनाने लाया गया था। आप 1 रन पर आउट हो गए और कह रहे हैं कि सामने वाला तो पिछले वाला तो 0 पर आउट हुआ था। तो देखिए, इसका एक संदर्भ है नीलू जी, मैं 2 मिनट में इस संदर्भ को बताता हूँ। प्रतिनिधि लोकतंत्र अपने आप में अच्छी व्यवस्था तो है, पर आदर्श व्यवस्था नहीं होती। आदर्श व्यवस्था होती है सहभागी लोकतंत्र। वर्तमान वो लोकतंत्र में क्योंकि एक छोटा निर्णय लेने के लिए, लेकिन जो वर्तमान लोकतंत्र है, जिसको कि हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, उसमें एक छोटा निर्णय लेने के लिए भी कई इकाइयों का अप्रूवल लेना पड़ता है, एक सिस्टम होता है। ऐसे में कई लोगों को, जो खास करके अभिजात्य वर्ग से आते हैं, वे इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी-जल्दी निर्णय लेने के लिए इकाइयों को कमजोर करके किसी व्यक्ति के हाथ में पूरी ताकत देकर, ताकि जल्दी-जल्दी निर्णय हो जाए, प्रक्रिया से ज्यादा पदार्थ महत्वपूर्ण हो जाए, मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, एंड पर हम जल्दी पहुंच जाएं। मगर हमारे बिहार में कहावत है कि क्या कहते हैं, सुनिए, हड़बड़। एक चीज और भी है, अगर अमित शाह के भाषण को आप देखें तो उन्होंने तो एक तरीके से राजनाथ सिंह को झूठा बता दिया। जो कल बातें राजनाथ सिंह ने कही थी, उनको वो काउंटर करते हुए और आगे बढ़ गए। तो क्या वो राजनाथ सिंह को झूठा बता रहे हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर से पूरे बीजेपी की कलाई खुलती हुई नजर आ रही है? सब एक दूसरे को झूठा बताएंगे। मोदी जी अभी आएंगे तो वो शायद कुछ कहेंगे, राजनाथ सिंह ने कुछ कहा, बीजेपी के एमपीज कुछ कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी की कलाई इस समय खुल रही है और क्या अमित शाह ने राजनाथ सिंह को झूठा बताया है? जी। देखिए, भाजपा में बहुत ज्यादा अंतरकलह है। वो अंतरकलह इसीलिए है कि जैसे मैंने कहा ना, कहावत है कि हड़बड़ की शादी कनपट्टी में सिंदूर। एक पावरफुल व्यक्ति अपना काम चाहे जितना अच्छा से करे, पर वो ओवरलोडेड हो जाता है, इसीलिए काम बिगड़ने लग जाते हैं। तब जाकर वही इकोसिस्टम व्यवस्था को कमजोर करके व्यक्ति को बड़ा बोल रहा था, वो व्यवस्था की दुहाई देने लगता है। 2014 में आरएसएस ने अब की बार हिंदू सरकार या अब की बार राष्ट्रवादी सरकार का नारा नहीं दिया था, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था। और आज वही आरएसएस 75 साल की व्यवस्था की दुहाई देकर मोदी को हटाना चाह रहा है। व्यवस्था के स्थान पर व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण हो गया, इसीलिए होम मिनिस्टर को आज हाई लेवल मीटिंग के बावजूद पहलगाम हो गया ऐसा गलती मानना पड़ा। क्या ये सच नहीं है कि पहलगाम होने से 1 हफ्ता पहले भारत के ही गृह मंत्री जी एक हाई लेवल मीटिंग करने के लिए गए थे कश्मीर में? उनके रहते हुए अगर ये हो गया, इसका मतलब ही है कि भाजपा के अंदर बहुत बड़ा अंतर विरोध, अंतर कलह चल रहा है। वो आरएसएस के अंदर से भी चल रहा है। उसके आरएसएस के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गडकरी जी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, ये सब लोग ये अब मान रहे हैं कि व्यवस्था से व्यक्ति ज्यादा बड़ा हो गया है और व्यक्ति ओवरलोडेड होने के कारण उसके निर्णय गलत हो रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बीजेपी सरकार में आती है और आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो खुद मान रही है कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दे पा रही हूँ। गृह मंत्री को खुद आके मानना पड़ रहा है कि जिस चीज के लिए तुम मुझे वोट दिए थे, वही मैं तुमको नहीं दे पा रहा हूँ। इतना बड़ा दबाव मेरे ख्याल से भाजपा के ऊपर आज तक नहीं आया, भाजपा की सरकार के ऊपर। इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, लेकिन वाजपेयी जी अपने आप को इतना बड़ा फेंकते नहीं थे जितना बड़ा भाजपा आज की भाजपा फेंक रही है। इसीलिए वाजपेयी जी के पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला, या फिर आज अमित शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अपनी गलती मानते? घिर गए थे। मेरा सवाल ये है कि क्या आज बुरी तरह से घिर गए थे अमित शाह और उनको जबरन ये बात कहनी पड़ी कि सरकार की गलती थी?
जी सिद्धार्थ। जी मुझे आज हल्का सा बुखार है। अब मैं कोई कहे कि ये पिछले साल जो आपको बुखार था उस समय दवा लिया था, आज ठीक नहीं होंगे क्या? तो पिछले साल का बुखार अलग था, इस साल का बुखार का दवा आज लेना पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा कि अमित शाह चाहे जितना पिछले साल की दवा की बात करें, चाहे वो नेहरू या इंदिरा गांधी के बारे में, उनको पता है कि आज की समस्या का आज दवा लेना पड़ेगा। इसीलिए उनको जो कहना पड़ा वो आज कहना पड़ा, वो दबाव के अंतर्गत तो है, वो सच दबाव भी है, वो सच्चाई भी है। देखिए एक भाजपा वोटर के नाते ना मेरे दिमाग में एक मैं अगर भाजपा का वोटर हूं तो मेरे दिमाग में तीन चीजें कल कल से आज तक पिछले 24 घंटे में तीन चीजें स्पष्ट हो गई है। पहला ये कि भारत के गृह मंत्री जिस पार्टी को मैंने वोट किया था उन्होंने पहलगाम के सुरक्षा चूक की गलती मान ली। दूसरा ये कि भारत के विदेश मंत्री फिर वही मंत्री हैं जिनको मैंने वोट किया था, उन्होंने ये कहा कि सीज फायर में ट्रंप साहब का कोई रोल नहीं था। तीसरा, भारत के रक्षा मंत्री फिर वो मंत्री हैं जिनको मैंने वोट किया था, उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय। ये तीनों चीजें भारत के एक पहली चीज भारत के गृह मंत्री ने, दूसरी चीज भारत के विदेश मंत्री ने, तीसरी चीज भारत के रक्षा मंत्री ने कल से आज तक सदन में कहा है। तो अगर इन तीनों ने ये कहा है तो क्या ये सही नहीं है कि ये सरकार एक निंदा प्रस्ताव लाए जिसमें कि सुरक्षा चूक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं जिनका काम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा देना, उनके ऊपर एक निंदा प्रस्ताव लाए, एक ट्रंप साहब के ऊपर निंदा प्रस्ताव लाए, अमेरिका के ऊपर निंदा प्रस्ताव लाए कि जब आप जिस चीज में थे ही नहीं, आप 28 बार बीच में कूद के उसका क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? अमेरिका के ऊपर एक निंदा प्रस्ताव लाए और चीन के ऊपर एक निंदा प्रस्ताव लाए कि पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ भी हो रहा था तो आप बीच में क्यों पड़े? तो भारत की लोकसभा, भारत का संसद क्योंकि अपने आप में सर्वोच्च है, अपने आप में स्वायत्त है, अपने आप में संप्रभु है, तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऊपर क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हो गई है, ये गृह मंत्री ने मान लिया है, उनके ऊपर एक निंदा प्रस्ताव ले आए, एक अमेरिका के ऊपर निंदा प्रस्ताव ले आए कि हमारा और पाकिस्तान के साथ तो आपस में कुछ बातचीत हो रही थी, हमने डीजीएमओ के लेवल पर सीज फायर कर लिया, आप जबरदस्ती सीज फायर का क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हम आपके ऊपर निंदा प्रस्ताव लाएंगे और चीन के ऊपर हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे कि हमारा पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, तुम बीच में काहे पड़े? तो ये तीनों चीजें भारत सरकार ला सकती है और भारत सरकार अगर नहीं लाए तो क्योंकि इस कार्यक्रम में